अ, आपका टॉपिक है SSAC 211 का प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट का आपका टॉपिक है बायो रेमिडिएशन ऑफ सॉइल्स थ्रू मल्टीपर्पज ट्रीज। बायो रेमिडिएशन, रेमिडिएशन मीन्स करेक्टिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ठीक करना है ना। कोई चीज़ अगर हमारी सॉइल है प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो किस तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम मतलब चाहे हार्ड पान हो या वाटर लॉगिंग हो या कॉम्पेक्शन हो, किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम हो या केमिकल प्रॉब्लम्स में जैसे सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, तो रेमेडिएशन मतलब इनको करेक्ट करना, ठीक है, मतलब हमारी जो सॉइल की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना इज द रेमेडिएशन। एंड बायो रेमेडिएशन मीन्स थ्रू बायोलॉजिकल मीन्स, बायोलॉजिकल मीन्स थ्रू प्लांट्स और ट्रीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायो रेमेडिएशन में कोई भी जो लिविंग हो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मोस्टली बायो रेमेडिएशन में यूज़ किया जाता है, हम ट्रीज का भी यूज़ करते हैं। तो बायो रेमेडिएशन ऑफ सॉइल्स किनके थ्रू, थ्रू मल्टीपर्पज ट्रीज के थ्रू कैसे बायो रेमेडिएशन किया जाता है सॉइल्स का, उसके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। और मल्टीपर्पज ट्रीज, मल्टीपर्पज ट्रीज का क्या मतलब, ट्रीज, ऐसे ट्रीज जो कि काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ में आते हैं। मीन्स जैसे अगर हम बोलें कि अगर हमारे यहाँ ट्रीज़ हैं, फार्मर्स के यहाँ ट्रीज़ हैं जो कि एज अ फ्यूल भी यूज़ हो रहे हैं, एज अ विंड ब्रेक भी यूज़ हो रहे हैं, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी कर रहे हैं सॉइल में, या सॉइल का इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, और उसके अलावा शेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि मल्टीपर्पज़ मतलब जो एक ट्री है वो काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो ऐसे मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ का यूज़ करना किस चीज़ के लिए, फॉर द बायो रेमेडिएशन ऑफ द सॉइल्स। मल्टीपर्पज़ ट्रीज जो मैंने आपको बताया, दैट आर ग्रोन एंड मैनेज्ड फॉर मोर देन वन आउटपुट, मतलब जिनसे एक से ज़्यादा हमें आउटपुट मिलता हो। जैसे हमें उनसे फ्रूट्स भी हो सकता है मिलते हो, उनसे हो सकता है लीव्स एज अ फॉडर फॉर एनिमल भी मिलता हो सकता है उससे फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती हों, नाइट्रोजन टू द सॉइल भी वो फिक्स करता हो, और विंड ब्रेक के तौर पे भी फार्मर्स की फील्ड में यूज़ होता हो। तो इस तरह से मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ जो कि काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं ट्रीज़ बेसिकली। हम उनका यूज़ पढ़ेंगे फॉर बायो रेमेडिएशन। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और फॉरेस्ट ट्रीज का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। ऐसा सिस्टम हैव द पोटेंशियल टूल टू मेक यूज़ ऑफ मार्जिनल एंड डिग्रेडेड लैंड्स। मीन्स ऐसे ट्रीज काफ़ी सारे, अभी मैं आपको आगे एग्जांपल सुन के बताऊंगी, जो कि यूज़ किए जा सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ में फॉर मैनेजिंग हमारी जो डिग्रेडेड या प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। और इसको बेसिकली आप जानते हैं सिल्वी कल्चर सिस्टम है, सिल्वी पास्चर। सिल्वी मीन्स जहाँ पर भी ट्रीज आते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज, वहाँ वर्ड हमारा सिल्वी यूज होने लग जाता है। तो सिल्वी कल्चर मीन्स जहाँ ट्रीज का कल्चरिंग होगा, सिल्वी पास्चर मीन्स जहाँ पास्चर मीन्स ग्रासेस का यूज किया जाएगा ट्रीज के साथ में, ऐसे भी यूज किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉइल्स। अब बायो रेमेडिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल्स की अगर हम बात करें, हमारे सॉइल में फिजिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी। जैसे अगर हार्ड पान है, सरफेस में हार्ड पान है, या सब सरफेस हार्ड पैन है, या वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, या कॉम्पेक्शन, या फिर किसी तरह से क्रस्टिंग है, तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं अगर सॉइल में, तो इन फिजिकल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए जो ट्री स्पीसीज यूज में आते हैं उनके नाम आप याद रखिएगा। लाइक यूकेलिप्टस रोबस्टा, जिसको स्वैम्प महागुना भी कहते हैं, देन स्वेजिगियम क्यूमोनी जामुन, टर्मिनेलिया अर्जुना अर्जुन, सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, इंडियन विलो,
डल्बीजिया लैटिफोलिया शीशम, यूकेलिप्टस कैमेलिड्यूलिनेंसिस, रिवर रेड गम, यूकेलिप्टस ग्रैंडिस रोज गम। एंड इसके अलावा कुछ ग्रासेस भी हैं, जैसा पैराग्रास, एनोडॉन डेक्टिलॉन एंड डाइकेंथियम कैरिकोसम आर सम ग्रासेस जो कि यूज की जाती हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल्स। तो अगर सॉइल में फिजिकल प्रॉब्लम है तो मोस्टली जो एग्जांपल्स हैं ट्री स्पीसीज के एंड ग्रासेस के, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ अगर सॉइल में केमिकल प्रॉब्लम है, केमिकल प्रॉब्लम के अंदर आती है आपकी सलाइन, अगर सॉइल है, सोडिक सॉइल है या सलाइन सोडिक, दोनों तरह की प्रॉब्लम है उस सॉइल में, तो ऐसी सॉइल्स के मैनेजमेंट के लिए जो ट्रीज काम में आते हैं उनके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपकी सॉइल सलाइन सॉइल है, मतलब जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसका EC4 से ज़्यादा है, जिसका सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.1 से ज़्यादा है, ऐसी सॉइल्स में जहाँ पे सरफेस में आपको वाइटनेस दिखेगी, सफ़ेद सॉल्ट्स के दिखेगा, सफ़ेद वाइट रंग का, तो इन दीज सॉइल्स फॉर जो ट्रीज हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली सेल्वाडोरा पर्सिका, मस्टर्ड टी, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, मेस्किट ट्रीज, एकेशिया निलोटिका बबूल, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश, टर्मिनेलिया अर्जुना अर्जुन एंड सेलेक्ट स्पीसीज इंडियन विलो, डल्बीजिया सीसो कैस्यूरिना, इक्विस्टिफोलिया सारू। ये कुछ इस ट्रीज के एग्जांपल्स हैं जो कि सलाइन सॉइल्स के जहाँ पे सलाइन सॉइल्स पाई जाती है उनके मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ ग्रासेस हैं जो कि हाई सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं और हाई बायोमास प्रोड्यूसिंग होती हैं और मैनेजमेंट ऑफ द सलाइन सॉइल्स के लिए यूज़ होती हैं, जैसे एल्यूरोपस, लैगोपोइडिस एंड Suida fruticose, Sanodon dactylon एंड ब्रेचेरिया रेमोस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रासेस जो फॉर हाई जो सॉल्ट टॉलरेंट ग्रासेस हैं जो कि यूज़ किया जाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सलाइन सॉइल्स। देन अगर आपकी सोडिक सॉइल है तो सोडिक सॉइल्स में कौन से ट्रीज हम यूज़ करते हैं? सोडिक मतलब जहाँ पे सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे ESP मोर देन 15 है, जहाँ पे SAR मोर देन 13 है, जहाँ EC लेस देन 4 है, तो उस सोडिक सॉइल्स में जहाँ सोडियम एंड कार्बोनेट्स ज़्यादा हैं, बेसिकली प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एंड डाइकेंथियम एन्यूलेटम कर्नाल ग्रास improves the soil conditions and कुछ fodder species can be grown इन these soils जैसे कि बरसीम, सेंजी, ये भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे सोडिक सॉइल्स होती है उनके मैनेजमेंट के लिए। नाउ रिलेटिव टॉलरेंस ऑफ फ्रूट ट्रीज टू सोडिसिटी मीन्स अगर जैसे मैंने बताया था आपको ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, एक्सचेंजेबल सोडियम अपॉन C इंटू 100। तो बेसिकली जो एक्सचेंजेबल सोडियम आपका परसेंटेज है, इसका जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको बताया था 15 से अगर अबव है तो वो सॉइल सोडिक है, तो अगर लेस देन 20 है, ऐसी कंडीशंस में जो ट्रीज यूज़ की जाती है वो बेसिकली मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो, म्यूसा पैराडिसिका बनाना, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, जैक फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं। अगर 20 to 30 ESP है देन गुआवा, पाइसेडियम गुआजावा, लेमन, सिट्रस लेमन, ग्रेप वाइटिस विनिफेरा यूज़ की जाती है। एंड अगर ESP 30 to 40 है देन प्रोमग्रेनेट लाइक प्यूनिका ग्रेनेटम। एंड इफ ESP इज़ वेरी हाई मीन्स 40 to 50, अगर बहुत हाई ESP है सॉइल की, ऐसी कंडीशंस में जो ट्रीज यूज़ किए जाते हैं वो हैं ज़िज़ाइफस, जुजुबे, बेर, टेमरिंडस इंडिका, टेमरिंड, मैनिल, कारा, ज़पोटा, सपोटा, लिमोनिया, एसिडिसिमा, वुड एप्पल एंड फोइनिक्स डेक्लीफेरा, डेट पाम। बेसिकली ये हाई ESP में
जो हमारे बेर, टैमरिंड, सपोटा, डेट पाम वगैरह हम यूज़ करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाई ESP सॉइल्स। देन अगर सॉइल सलाइन सोडिक है, सलाइन की भी कंडीशंस हैं और सोडिक की भी कंडीशंस हैं, तो ऐसी सॉइल्स में जो ट्रीज एज अ बायोरेमेडिएशन यूज़ किए जाते हैं वो है एकेशिया Auriculaformis, Azadirachta indica, Casuarina equisetifolia, Dalbergia sisui, Elenthus excels, Prosopis cineraria, Acacia tortilis and Acacia nilotica। ये बेसिकली हम saline sodics होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन का मतलब मैंने आपको बताया, बायो का मीन्स हम किसी लिविंग का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, फॉर द रेमेडिएशन मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी सॉइल के। सो तो बेस्ड ऑन प्लेस वेयर वेस्ट आर रिमूव मीन्स हम इन सीटू कर रहे हैं या एक्स सीटू कर रहे हैं, बेसिकली दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। इन सीटू बायोरेमेडिएशन का मतलब जहाँ पे हमारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, मतलब प्रॉब्लमेटिक सॉइल ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ सलाइन सोडिक हो या फिर वो हार्ड पैन हो या फिर वो हो सकता है कंटैमिनेशन हो, वो हो सकता है वहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स हो या वहाँ पॉल्यूटेंट्स हो। तो इस तरह का जो अगर प्रॉब्लमेटिक सॉइल है जहाँ पे हमारा जैसे सिटी का वेस्ट अगर वहाँ पे डाला जाता है, तो इस तरह का अगर सॉइल है जिसका प्रॉब्लम है, तो ऐसी सॉइल्स का या तो इन सीटू मतलब जहाँ पे कंटैमिनेशन है वहीं पर हम उसका ट्रीटमेंट करें, तो वो बेसिकली इन सीटू कहा जाता है। और अगर हम उस सॉइल को उस जो हमारा वेस्ट है उसको हम ले जाके कहीं हमारे रिएक्टर में ले जा रहे हैं और रिएक्टर में उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, तो बेसिकली वो आपका एक्स सीटू कहलाता है। तो इन सीटू बायोरेमेडिएशन मीन्स हम उस जहाँ पर वो है उसकी नेचुरल कंडीशंस में जो उसको ऑलरेडी अगर होता क्या है, अगर कहीं पर कंटैमिनेशन डल रहा है अगेन एंड अगेन, तो वहाँ पे अपने आप जो कंटैमिनेशन को डिग्रेड करने वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो इन सीटू हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं कि हम जो वहाँ पे वहाँ के जो जहाँ पे वो पॉल्यूटेंट है या फिर जहाँ पे वो गार्बेज है वहीं के जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को हम स्टिमुलेट करते हैं, उन्हीं को हम अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे डिग्रेडेशन की एक्टिविटी बढ़ जाए और वो वहीं पे वो जो हमारा पॉल्यूटेंट है वो वहीं पे डिग्रेड हो जाए। तो बेसिकली वो इन सीटू बायोरेमेडिएशन कहलाता है। और इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, उसको कहीं और ले जाना नहीं पड़ रहा है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा कम हो जाता है एंड यूजेस हार्मलेस माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू एलिमिनेट द केमिकल कंटामिनेशन। नाउ अब जो हमारा मैंने आपको बताया इन सीटू बायोरेमेडिएशन है उसको दो भागों में बांटा गया, इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन एंड इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमेडिएशन। तो जो इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐड नहीं करते, लेकिन वहाँ की इकोलॉजी को हम इम्प्रूव करते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मतलब वहाँ के जो ओरिजिनल जो वहाँ के माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो उस सॉइल में हैं उन्हीं को हम स्टिमुलेट करेंगे, मतलब उन्हीं को हम वेंटिलेशन करेंगे, उन्हीं को हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वो जो ऑर्गेनिज्म वहाँ के इन सीटू हैं वही उनकी एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाए और वो जो डिग्रेडेशन है उसको फास्ट करें और उनको एक इकोलॉजी अच्छी मिले, मतलब ऑक्सीजन अच्छा मिले, एयर मिले, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पे डिग्रेड कर दे। तो वो आपका इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन कहलाता है। और इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमेडिएशन की अगर हम बात करें, इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमेडिएशन का मतलब कि वहाँ पे मतलब इन सीटू में ही बाहर से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम वहाँ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डाल रहे हैं जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को फास्ट करते हैं, मतलब
हमने वहाँ इन सिटू तो है ही, हमने बाहर से भी माइक्रोबियल माइक्रोब्स ऐसे डाले जो कि कंटामिनेशन को, जो पॉल्यूटेंट है उसको जल्दी डिग्रेड कर देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम उनको कहते हैं इंजीनियर्ड इन सिटू बायोरेडिएशन। नाउ XC2 बायोरेमेडिएशन। XC2 बायोरेमेडिएशन मतलब हम उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करके लेकर जा रहे हैं और हम उसको ट्रांसपोर्ट करके हम उसको कहीं और रिएक्टर में उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं। वहाँ पर हम उसमें माइक्रोबियल प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे एक हमने रिएक्टर बनाया जिसका टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर सब सेट है, जिसकी वजह से उसमें जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो बेसिकली XC2 बायोरेमेडिएशन भी फॉर स्मॉल मतलब बेसिकली म्यूनिसिपल वेस्ट वगैरह जो होता है उसके लिए XC2 बायोरेमेडिएशन किया जाता है। और इसको भी बांटा गया है कंटामिनेशन के बेसिस पे। एक तो सॉलिड फेज सिस्टम, जिसमें बेसिकली जो सॉलिड है वही पोर्शन रेमेडिएशन के लिए, बायो रेमेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, स्लज, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वगैरह इनका सॉइल का इनका बायो रेमेडिएशन इसमें किया जाता है। देन स्लरी फेज सिस्टम, इसमें बेसिकली सॉलिड और लिक्विड सस्पेंशन होता है जिसको हम बायोरिएक्टर के अंदर ट्रीट करते हैं। नाउ बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जो बेसिक प्रोसेस आती है, जैसे बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन का क्या मतलब? बायो ऑगमेंटेशन का मतलब एडिशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। ऑगमेंट करना मतलब वहाँ पे ऐड करना, तो बायो ऑगमेंटेशन का मतलब एडिशन करना बैक्टीरियल कल्चर का। कहाँ पे? टू अ कंटैमिनेटेड मीडियम में, और फॉर द इन सीटू प्रोसेस बेसिकली। तो ऐसे में ऑगमेंटेशन किया जाता है बेसिकली बैक्टीरियल कल्चर का, और डिग्रेड किया जाता है, इफेक्टिवली डिग्रेडेशन मेंटेन किया जाता है। देन बायोफिल्टर्स। तो बेसिकली बायोफिल्टर्स में ऐसे कुछ माइक्रोबियल स्ट्रिपिंग कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं रिएक्टर टाइप के, कुछ ऐसे माइक्रोबियल स्ट्रिपिंग कॉलम्स होते हैं जो कि ट्रीट करते हैं एयर के इमिशंस को और वहाँ डिग्रेडेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह से थर्ड में बायो रिएक्टर्स, मतलब ऐसे रिएक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे कुछ XC2 में कुछ ऐसे रिएक्टर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाई जाती है, ऑप्टिमम वेंटिलेशन दिया जाता है, एयर ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन दी जाती है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, प्रेशर मेंटेन किया जाता है, और इन बायो रिएक्टर्स में बायोडिग्रेडेशन करवाया जाता है। तो बेसिकली इसको बायो रिएक्टर्स कहा जाता है। एंड बायो स्टिमुलेशन मतलब जो इन सीटू है, मतलब जहाँ पे जो कचरा जहाँ पड़ा है, मतलब जो पॉल्यूटेंट जहाँ सॉइल में पड़ा है, उसी को हम उसके जो इन सीटू माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उस कचरे को सड़ाते हैं, उन्हीं को हम स्टिमुलेट कर देंगे, उन्हीं को हम बढ़ावा देंगे। कैसे हम बायो स्टिमुलेट करेंगे? उन इंडिजीनियस माइक्रोबियल पॉपुलेशन को। बायो स्टिमुलेशन का मतलब स्टिमुलेशन ऑफ द इंडिजीनियस माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन सॉइल। और बेसिकली इसमें हम उनको ऐसे फूड एंड सोर्स ऑक्सीजन एंड एयर सप्लाई देंगे जिसकी वजह से वो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नाउ बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग मीन्स ड्रॉइंग ऑक्सीजन थ्रू द कंटैमिनेटेड मीडियम टू स्टिमुलेट माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब हम वहाँ पे वेंटिंग मीन्स आप जैसे समझते हैं, वेंटिलेशन एक वर्ड यूज़ करते हैं हम। वेंटिलेशन मीन्स वहाँ पे हम ऑक्सीजन का सप्लाई हम इस तरह से कर रखेंगे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो बेस्ट वर्क करे, और सप्लाई ऑफ एयर हम मेंटेन रखेंगे वहाँ पे, ताकि स्टिमुलेट हो इंडिजीनियस, वहाँ के जो इंडिजीनियस बैक्टीरिया है वो स्टिमुलेट हो जाए। एंड नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग बेसिकली एरोबिक एंड थर्मोफिलिक प्रोसेस दोनों में आती है। एंड इसमें क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कंटामिनेटेड सॉइल को विथ
ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स के साथ में, जैसे मैन्योर, मतलब हमारा जो वहाँ पे पॉल्यूटेड सॉइल है उसमें हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम ऐड करेंगे, मैन्योर हम ऐड करेंगे, और इनकी प्रेजेंस की वजह से, इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की प्रेजेंस की वजह से सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, क्योंकि हमने वहाँ कंपोस्ट ऐड करा तो उसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। नाउ लैंड फार्मिंग, लैंड ट्रीटमेंट प्रिपेयर्ड बेड बायोरिएक्टर्स। इसमें हम लैंड फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली सॉलिड फेस्ड जो ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, इसमें हम इन सीटू प्रोसेस और एक्स सीटू दोनों में करते हैं। अगर हम इन सीटू में करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको टिल्ड कर देते हैं, मतलब जैसे टीलेज टाइप का कर देंगे, जहाँ पे हमारी सॉइल है, पॉल्यूटेंट पड़ा है, उसको हम टीलेज करने से क्या होगा, वो सॉइल थोड़ी सी ओपन होगी और उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका डिग्रेडेशन फास्ट हो जाएगा अगर हम वहाँ पे एक टीलेज कर देंगे। इस वजह से इसको बेसिकली लैंड फार्मिंग भी कहा जाता है। और बेसिकली इसमें सिर्फ जो सुपरफिशियल आपकी जो सॉइल है 10 to 35 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, उसी के लिए इसमें इफेक्टिव होती है ये। नाउ पाइलिंग, बायो पाइलिंग भी एक तरह से एडिंग ऑफ कंपोस्ट है। जैसे हमने कंपोस्टिंग में बोला था, हम कंपोस्ट ऐड करने से वहाँ पे जो इन सीटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको एज अ फूड मिल, एज अ सोर्स मिल जाएगा। वैसे ही बायो पाइलिंग में क्या होगा, एडिशन ऑफ कंपोस्ट टू अ कंटामिनेटेड सॉइल enhance the bioremediation because of the structure of the organic compost matrix। तो बायोपाइलिंग में हम भी एक तरह से कंपोस्ट का एडिशन है कंटामिनेटेड साइट्स या पॉल्यूटेड साइट्स में। एंड लास्ट वन इज द फाइटो रेमेडिएशन। तो फाइटो बेसिकली मीन्स प्लांट्स आ जाएंगे, तो हम बेसिकली इसमें प्लांट्स का यूज़ करते हैं और राइजोस्फेरिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, लेकिन धीरे धीरे करके फाइटो रेमेडिएशन प्लांट्स के थ्रू भी वो जो कंटामिनेशन पॉल्यूटेड साइट होती है वो क्लीन हो जाती है और इस मैनेजमेंट होता है उसका। एडवांटेजेस ऑफ, अगर हम बात करें बायो रेमेडिएशन के फ़ायदे क्या हैं, तो बायो रेमेडिएशन is useful for complete destruction of a wide variety of contamination। काफ़ी effective complete destruction of wide variety of contamination का इसमें रहता है और काफ़ी इफेक्टिव टूल है बायोरेमेडिएशन। इंस्टेड ऑफ transferring contaminants from one environmental medium to another, from land to water, air, the complete destruction of target pollutants is possible। और इसमें क्या है, जो आपका कंटेमिनेटेड साइट है, जो आपका पॉल्यूटेड साइट है, उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा पॉल्यूटेंट का। एंड बायो रेमेडिएशन ऑफन बी कैरिड आउट ऑन साइट, ऑफन विदाउट कॉजिंग अ मेजर डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़। और वहाँ की जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर हम किसी केमिकल का यूज़ करते हैं तो केमिकल का यूज़ करने से हो सकता है वहाँ की दूसरी जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो निगेटिवली इफेक्ट हो। लेकिन बायो रेमेडिएशन में हम क्योंकि सिर्फ हम बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, इस वजह से किसी भी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट किसी भी चीज़ पे वहाँ पे नहीं पड़ता है। और इसके अलावा बायो रेमेडिएशन सस्ता तरीका है, लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर क्लीन अप जो हैजर्ड्स वेस्ट है उनके दूसरी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या हैं बायो रेमेडिएशन के। बायो रेमेडिएशन सिर्फ उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जो कि ऑर्गेनिज्म से बायोलॉजिकल मीन्स से जो डिग्रेड हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का बायो रेमेडिएशन हो सकता है। नॉट भी सारी चीज़ों का हम डिग्रेडेशन बायो रेमेडिएशन से नहीं कर सकते। Now, second is there are some concerns that products of biodegradation may be more persistent or toxic than parent compound। और कितनी बार ये भी देखा गया है जो बायोडिग्रेडेशन से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा persistent भी हो जाते हैं as compared to their parent material। एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो हाईली स्पेसिफिक टू माइक्रोबियल पॉपुलेशन,
sustainable environmental growth condition and appropriate level of nutrients and contaminants अगर वहाँ होंगे तभी biological process go through होंगे. And it is difficult to extrapolate from bench and pilot scale studies to full scale field operations because अगर हम देखें तो अगर कहीं पर कंटेमिनेशन है तो वो एरिया बहुत बड़ा है, मतलब इतने बड़े एरिया का फुल स्केल फील्ड का ऑपरेशन भी एक डिफिकल्ट टास्क होगा. एंड बायोरेमिडिएशन ऑफन टेक्स लॉन्गर देन अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस. अगर हम जैसे बोलते हैं ना, अगर कहीं पर भी केमिकल्स यूज होते हैं उसका इफेक्ट जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बायोरेमिडिएशन अगर ले रहे हैं, बायोलॉजिकल मीन्स ले रहे हैं, तो उसका जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में दिखता है. एंड सो इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है. थैंक यू. आपको किसी को कोई डाउट तो बताइए.